भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी पृष्ठ संख्या 258 से 261 तक। शुरू करते हैं कनाडा की संघीय व्यवस्था के बारे में जानकर। कनाडा की संघीय व्यवस्था, कनाडा की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत है यूनियन संघात्मक शब्द का प्रयोग, फेडरल नहीं, ठीक है। यूनियन केंद्रीय सरकार, इकाइयाँ, प्रांत और राज्य। इकाइयाँ हैं, एक यूनिटी है, उसके अंदर प्रांत है, उसके अंदर राज्य है। प्रथम समकक्ष, दूसरा राज्य स्वायत्त है, शक्ति का विभाजन है, लिखित संविधान है और स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। ठीक है, कनाडा की संघीय व्यवस्था। कनाडा की संघीय व्यवस्था राज्यों के समझौतों का परिणाम नहीं है, राज्यों के समझौतों का परिणाम नहीं है, जिस तरह अमेरिका में है। यूनियन शब्द के द्वारा ये संघ सरकार के ज़्यादा शक्तिशाली प्रदर्शित करना चाहते हैं, संघ सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली प्रदर्शित करना, जैसे कि भारत में है यूनियन ऑफ गवर्नमेंट। कनाडा संघ सरकार शक्तिशाली क्यों? संघ राज्यों का संविधान एक, संघ और राज्यों का संविधान एक है। राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति संघ सरकार के द्वारा होती है, जैसे भारत में होती है। कनाडा में अवशिष्ट शक्तियाँ संघ सरकार के हाथों में है, केंद्र सरकार के हाथों में है। राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर संघ सरकार राज्य सूची के विषयों पर भी विधि निर्माण कर सकती है। राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर संघ सरकार, केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर भी विधि निर्माण कर सकती है, ठीक है। आगे हम जानते हैं भारतीय संविधान में शक्ति का विभाजन। भारतीय संविधान में शक्ति का विभाजन किस तरह से है? संविधान के अनुच्छेद 245 में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का भौगोलिक विभाजन किया गया है। अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 245 में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का, पावर का भौगोलिक विभाजन किया गया है। अनुच्छेद 245 में संघ एवं राज्य के बीच, जिसके अनुसार संसद के द्वारा समूचे भारतीय क्षेत्र के लिए विधि का निर्माण किया जाएगा, जबकि राज्यों के द्वारा निर्मित विधियां केवल राज्य की भौगोलिक सीमा के लिए ही लागू होती है। यह उल्लेखनीय है कि संसद की भारतीय भूभाग के बाहर क्षेत्रांतरित विधि के निर्माण का भी अधिकार है। भूभाग के बाहर भी उनको निर्माण का अधिकार है, ठीक है। संसद को, केंद्र सरकार को विधि के निर्माण का भी अधिकार है। उदाहरण के लिए विदेशों में निवास करने वाले अनिवासी भारतीयों के मतदान का अधिकार संसदीय विधि द्वारा दिया जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, क्षेत्रोचित, उनको भी संसद अपना अलग अलग तरह की पावर देती है, तो उनको अधिकार देने का हक है उसकी विधि निर्माण करने का। शक्तियों का प्रकार्यात्मक विभाजन, शक्तियों का प्रकार्यात्मक विभाजन, फंक्शनल डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है। संघ एवं राज्यों के बीच विभिन्न विषयों का भी विभाजन किया गया है। अनुच्छेद 246, जिसके अनुसार संघ एवं सूची पर विधि का निर्माण संसद के द्वारा होगा, ठीक है। राज्य सरकारों के राज्य सूची के विषयों पर विधि के निर्माण का अधिकार है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच समकक्षता स्थापित की गई है। राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की गई है, क्योंकि उन्हें अपने विषयों पर विधि के निर्माण का अधिकार है तथा इन विधियों का क्रियान्वित करने एवं इन पर टैक्स लगाने, करारोपण करने का अधिकार भी राज्यों को दिया गया है। डिवीजन ऑफ पावर, विधि निर्माण में विधायी को, विधि के क्रियान्वयन में कार्यपालिका को, करारोपण में प्रशासन को, ठीक है। प्रशासनिक है करारोपण, विधि के क्रियान्वयन में कार्यपालिका को और विधि के निर्माण में विधायी को, ठीक है। आगे और जानते हैं शक्तियों के प्रक्रियात्मक बारे में। सातवीं अनुसूची ही संघ एवं राज्य के बीच विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय शक्तियों का विभाजन, विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। परंतु सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची का भी उल्लेख या प्रावधान है। समवर्ती सूची, जिसमें शिक्षा, वन, बिजली, आपराधिक प्रक्रियाएं समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। जहां संसद एवं राज्य विधानसभा दोनों को विधि निर्माण का अधिकार है तथा समवर्ती सूची के क्रियान्वयन का दायित्व राज्यों को दिया गया है। समवर्ती सूची के क्रियान्वयन का दायित्व राज्यों को, ठीक है। आगे जानते हैं एक टॉपिक के बारे में, शक्तिशाली संघीय सरकार, ठीक है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने यूनियन शब्द का प्रयोग किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शक्ति के विभाजन में संघ सरकार को अत्यधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, क्योंकि समवर्ती सूची पर यदि संघ एवं राज्य के बीच विधि निर्माण में
परस्पर मतभेद उत्पन्न हो जाए तो संघ सरकार की विधि को प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है। 7वीं सूची में जो शक्ति विभाजन दिया गया है 7वीं सूची में, ठीक है, कौन सी सूची में? 7वीं सूची में शक्ति विभाजन केंद्र और राज्य सरकार के बीच, संघ और राज्य सरकार के बीच। इसमें शक्ति विभाजन में जिन विषयों का उल्लेख किसी भी सूची में नहीं किया गया है, जो विषय किसी भी सूची में नहीं, उसे अवशिष्ट शक्तियां करते हैं जो संसद को प्रदान या संघ सरकार को प्राप्त है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां संसद को प्रदान है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन में निम्नलिखित तत्व यूनियन या फिर संघ या परिसंघ को शक्तिशाली बना देते हैं। शक्ति विभाजन में संघ परिसंघ को कैसे शक्तिशाली बना देते हैं? कौन कौन से बोलते? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है। संघ एवं राज्य का दायित्व इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग का है। संघ एवं राज्य दोनों के चुनाव कार्य इलेक्शन कमीशन का है, जो भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार का। ठीक है। संघ एवं राज्य दोनों के लेखाओं के परीक्षण का दायित्व सीएजी का है। लेखाओं के परीक्षण भी सेंट्रल संस्था करती है, जो शक्तियों के केंद्रीकरण के उदाहरण है। जबकि संघीय शासन में दोहरी सरकार का निर्माण होता है। जबकि संघीय शासन में क्या होता है? दोहरी सरकार होती है। आगे देखते हैं विधि निर्माण क्षेत्र में संघ सरकार का प्रभाव। विधि निर्माण क्षेत्र में संघ सरकार का प्रभाव किस तरह से है, क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। संविधान में उन स्थितियों का उल्लेख किया गया है जहां संसद या संघ सरकार के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर विधि का निर्माण किया जाएगा। संविधान में निम्नलिखित परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है। कौन कौन सी परिस्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है, उसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय हित के आधार पर 2 या अधिक राज्यों के समझौते के बाद अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते को लागू करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कोई संधि या समझौता उसको लागू करने के लिए राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा निर्मित किसी विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। ठीक है। राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा निर्मित किसी विधि को, राज्य विधानसभा द्वारा निर्मित कोई विधि है तो उसको राष्ट्रपति के पास विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। अब जानते हैं एक बिंदु है आपातकाल के दौरान शक्ति विभाजन का निलंबन। आपातकाल के दौरान शक्ति विभाजन का निलंबन हो जाता है, किस तरह से जानते हैं। आपातकाल के दौरान संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन निलंबित हो जाता है, अतः संघीय शासन एकात्मक शासन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। संघीय शासन एकात्मक शासन के रूप में हो जाता है। इसलिए आलोचकों ने कहा है, आलोचना करने वाले लोगों ने कहा है, भारतीय व्यवस्था में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों लक्षण विद्यमान है, संघात्मक भी और एकात्मक भी। और सामान्य परिस्थितियों में शासन संघात्मक होता है और जबकि आपातकाल में दौरान यह एकात्मक हो जाता है। आगे एक बिंदु पर और चर्चा करते हैं। प्रशासनिक या कार्यपालकीय शक्तियों का विभाजन एवं संघ सरकार की प्राथमिकता। प्रशासनिक मतलब कार्यपालिकीय शक्तियों का विभाजन किस तरह से है और संघ सरकार की प्राथमिकता क्या होती है, किस तरह से होती है। प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में है। ठीक है। उल्लेखित विधायी शक्तियों के अनुरूप है, विधायी शक्तियों के अनुरूप है। अतः संघ सरकार को संघ सूची में उल्लेखित विषयों को क्रियान्वित करने का अधिकार है। ठीक है। जबकि राज्य सरकारों को राज्य सूची के विषय में उल्लेखित विधियों को क्रियान्वित करने का अधिकार है, शक्ति है। और संघ एवं राज्य सरकार के पदाधिकारी भी अलग और पृथक हैं। संघ एवं राज्य सरकार के पदाधिकारी अलग और पृथक हैं, परंतु निम्नलिखित प्रावधान संघ सरकार की शक्तियों को बढ़ाने वाले हैं। प्रथम, राज्यपाल संघीय व्यवस्था में राज्य संघ के समकक्ष और स्वायत्त होते हैं। संघ के समकक्ष और स्वायत्त होते हैं संघीय व्यवस्था में, परंतु राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के बजाय संघ के निर्देश पर कार्य करता है। अतः संवैधानिक प्रधान के बजाय विपक्षी दल के नेता के रूप में कार्य करने लगता है। आप कह सकते हैं कि संवैधानिक प्रधान के बजाय विपक्षी दल के नेता के रूप में कार्य करने लगता है। दूसरा, राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान है। राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान है, परंतु वह दलीय हितों राजनीतिक दल के अनुसार कार्य करता है। इसलिए संघ में सरकार के परिवर्तन के साथ राज्यों के राज्यपाल भी बदल जाते हैं। ठीक है। आगे जानते हैं और कुछ बातें। राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया गया और निर्वाचित सरकारों को अस्थायी संकटग्रस्त बना दिया गया। ऐसा भी हुआ है।
राज्यपाल संघ एवं राज्य के बीच की कड़ी है। संघ एवं राज्य के बीच की कड़ी कौन है? राज्यपाल। परंतु संघ एवं राज्यों के बीच सहयोग के बजाय उसने विवाद को ज़्यादा जन्म दिया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संघ राज्य संबंध संविधान के अलावा राजनीतिक तत्वों से निर्धारित होती है। संविधान के अलावा किससे निर्धारित होती है? राजनीतिक तत्वों से निर्धारित होती है। अतः संघ एवं राज्य में एक ही दल की सरकार होने पर राज्यपाल की भूमिका विवादास्पद नहीं होती। संघ एवं राज्य में अगर एक ही दल की सरकार हो तो भूमिका विवादास्पद नहीं होती। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यपाल के पद के दुरुपयोग को सीमित करने के उपाय क्या क्या हैं, किस तरह से हैं, जानते हैं। राज्यपाल के पद, गवर्नर। सरकारिया आयोग के द्वारा यह सुझाव दिया गया, राज्यपाल एक विशिष्ट व्यक्ति होना चाहिए जिसका स्थानीय दलीय राजनीति से कोई संबंध न हो। दूसरा उपाय, संघ राज्य संबंधों पर गठित पंचीय आयोग ने संविधान में संशोधन की सिफारिश की। ठीक है, और आयोग के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेगा। इस प्रावधान में संशोधन होना चाहिए। तीसरा उपाय, वर्ष 2010 में बीपी सिंघल वाद में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संघ में सरकार के बदलाव के साथ राज्यपाल का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। राज्यपाल अथवा संघ सरकार की विचारधारा अलग होने पर भी उसे नहीं हटाया जा सकता और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है। परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति का निजी सेवक नहीं, जिसे मनमानी और अतार्किक रूप से पद से हटा दिया जाए। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बीपी सिंघल वाद में कहा था 2010 में। आगे देखते हैं। राज्यपाल प्रशासनिक प्रधान के रूप में क्या क्या होता है, जानते हैं। राज्यपाल जब प्रशासनिक प्रधान के रूप में, संसदीय शासन का सिद्धांत राज्यों में भी प्रयोग किया गया, इसलिए राज्यपाल संवैधानिक प्रधान है। परंतु राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रशासनिक प्रधान के रूप में भी कार्य करता है। प्रशासनिक प्रधान के रूप में भी, क्योंकि राज्य में मंत्रिमंडल एवं मुख्यमंत्री का अभाव होता है तो प्रशासनिक प्रधान भी हो जाता है। विशेष उत्तरदायित्व, महाराष्ट्र, गुजरात, सिक्किम, नागालैंड के राज्यपालों, महाराष्ट्र में तो विदेय है उस तरफ, गुजरात में कुछ जगह पिछड़ा हुआ इसलिए सिक्किम, नागालैंड के राज्यपालों का विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है, जहां वे राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता के आधार पर कार्य नहीं करते, बल्कि संघ राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते। दूसरा एक बिंदु है, संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यपालों को एक विशेष दायित्व दिया गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा के राज्यपालों को विशेष दायित्व है और इन राज्यों में गठित जनपद स्वायत्त परिषद में भी राज्य विधानसभा एवं संसद के द्वारा निर्मित किसी भी विधि को लागू होने से रोका जा सकता है। राज्य विधानसभा एवं संसद के द्वारा निर्माण किया हुआ किसी कोई भी विधि को लागू होने से रोका जा सकता है, इसलिए यहाँ के राज्यपाल को 6ठी अनुसूची में विशेष प्रावधान दिया, विशेष दायित्व दिया गया है। जनजातीय बहुल क्षेत्र है ये सब। निष्कर्ष इससे ये निकलता है कि भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यपाल संघ एवं राज्य के बीच एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कड़ी है और इसके पद का दुरुपयोग संघीय शासन एवं संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। आगे जानते हैं एक बिंदु, अखिल भारतीय सेवाएं एवं संघ और राज्य के बीच संबंध। अखिल भारतीय सेवाएं एवं संघ राज्य संबंध, संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विस का प्रावधान है अनुच्छेद 312 में, और राज्यसभा को नवीन अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण की शक्ति दी गई है राज्यसभा को। ठीक है, वर्तमान में संघ सरकार के द्वारा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का प्रस्ताव किया गया है ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस के लिए, जिसका अनेक राज्यों के द्वारा विरोध किया गया। राज्यों के अनुसार अखिल भारतीय सेवा संघीय प्रावधानों के विरुद्ध है। राज्य के अनुसार अखिल भारतीय सेवा संघीय प्रावधानों के विरुद्ध है, क्योंकि इन सेवकों पर संघ सरकार का नियंत्रण होगा। अखिल भारतीय सेवाओं में स्थानीय भाषा की उपेक्षा होती है, ये भी आरोप लगाया जाता है। स्थानीय भाषाओं की उपेक्षा होती है, जिससे न केवल प्रशासन अकुशल होता है, अपितु राज्यों की स्वायत्तता का भी हनन होता है। एक और बिंदु है इसमें, क्योंकि संघीय व्यवस्था में
राज्य संघ के समकक्ष होते हैं, परंतु शक्तियों के विभाजन के साथ साथ प्रशासनों का भी विभाजन होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने इन सेवकों को अखिल भारतीय का बचाव करते हुए कहा कि ये राष्ट्रीय एकता अखंडता को सुदृढ़ करने में सहायक है। अखिल भारतीय जो है सेवा जो है, अखिल भारतीय सेवा वो राष्ट्रीय एकता अखंडता को सुदृढ़ करने में सहायक है, इसलिए ये जरूरी है। अखिल भारतीय सेवक राज्यों की स्वायत्तता का हनन नहीं करते, अपितु संघ एवं राज्यों के बीच सहयोग तथा सहकारिता को बढ़ावा देते हैं। इसलिए सरकारिया आयोग ने भारत में नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का गठन का भी सुझाव दिया है और आयोग का कहना है कि राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए संघ सरकार को कमजोर करना आवश्यक नहीं है। राज्यों को स्वायत्तता दें प्रदान के लिए संघ सरकार को कमजोर करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो हम फिर पहुंच चुके हैं फिर संख्या 271 तक। आगे अगले वीडियो क्लिप में होगा, यही रोकते हैं। ठीक है।